आप सभी को नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं से राजनीति विज्ञान विषय से 18वां लेसन है भारतीय राजनीति में नवीन विकास, जिसमें हम आज लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं। पहले हमने अति लघु प्रश्न भी इसके किए हैं, ज्ञान की परख पर आधारित प्रश्न भी किए हैं और इस पाठ के आधारभूत तत्व भी हमने पढ़े हैं कि किस प्रकार से बीजेपी सरकार जनता दल से अपने एक राजनीतिक दल बनाकर नेतृत्व में आई और किस प्रकार से जो आधिपत्य छाया हुआ था पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का, वो किस प्रकार से समाप्त हुआ, किस प्रकार से जनता दल की सरकार आई और उसके बाद बीजेपी ने धीरे धीरे अपनी सीटें बढ़ानी शुरू कर दी, लोगों पर अपनी ज़्यादा मजबूत पकड़ बना ली थी। और हमने एनडीए और यूपीए के बारे में भी विस्तार से पढ़ा कि किस प्रकार से कांग्रेस अपने अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर यूपीए सरकार का निर्माण करती है और बीजेपी सरकार प्लस साथ में उसके जो अन्य सहयोगी दल हैं उनके साथ मिलकर वो एनडीए सरकार का निर्माण करती है और नेतृत्व में भी है आज के समय में। इसके हम लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न पहला है कि 1990 के दशक में सहभागी उम्र के कुछ 4 पक्ष, लोगों की सहभागिता में वृद्धि हो रही थी। 1990 में लोग राजनीति में ज़्यादा सहभागी बनकर आगे आ रहे थे, लोगों की राजनीतिक ज्ञान, रुचि और गतिविधियों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। विभिन्न दलों की सत्ता में भागीदारी 1989 से 2000 तक सत्ता में कई दल विभाजित होते रहे। जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम, अकाली दल, नेलो, शिवसेना, काफ़ी अलग अलग लोगों की जो अलग अलग राजनीतिक दल हुए तो अलग अलग लोगों की भागीदारी भी हुई और इससे भागीदारी में भी वृद्धि हुई। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। क्षेत्रों में, राज्यों में पार्टियां काफ़ी आगे निखर कर आ रही थी। 1990 के दशक में क्षेत्रीय दलों का भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। दलित एवं पिछड़े वर्गों को उभरना, इसमें एक पक्ष अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की राजनीति को उभारना भी था। प्रश्न 2 है, भारत में गठबंधन का राजनीति का एक लंबा दौर कब शुरू हुआ? ये 1989 के बाद शुरू हुआ था। कांग्रेस के आधिपत्य की समाप्ति हो गई थी 1967 में। चौथे आम चुनाव में पहली बार हुआ कि राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी और 77 में पहली बार जो सेंटर था, केंद्र था, उसमें गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही थी, कांग्रेस पहले जैसा प्रभुत्व अपना नहीं जमा पा रही थी। क्षेत्रीय दलों में वृद्धि हुई। क्षेत्रों में प्रभाव होने की वजह से जो कांग्रेस थी इसको भी ठेस पहुंची और राजनीतिक दलों का आपस में गठबंधन भी ज़्यादा बढ़ने लगा था। क्षेत्रीय दलों ने अपने लोगों पर ज़्यादा प्रभाव जमा लिया था। दल बदल, भारत में दल बदल जो था विरोधी कानून होने के बावजूद भी इसकी प्रवृत्ति पर रोक नहीं लग पा रही थी, तो जो सरकारें बनी वो गठबंधन करके बनी। क्षेत्रीय हितों की उपेक्षा की जा रही थी, जो क्षेत्रीय हित थे उसको दबा दिया जा रहा था। राजनीतिक दलों की सरकारों ने क्षेत्रीय दलों की जो थी हितों की अपेक्षा की। यही वजह था कि क्षेत्रीय दलों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही थी। प्रश्न 3 है, भारतीय राजनीति में 1989 में 4 प्रमुख घटनाएं। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। 1984 में चुनावों में फिर 415 सीट पर जीतती है, वे अगले चुनाव में 197 पर ही सिमट कर रह जाती है। मंडल मुद्दों पर उदय होना, 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल योग की सिफारिशों को लागू किया, जिसके विरोध में देश भर में हिंसक प्रदर्शन भी हुए। आर्थिक नीतियाँ, तीसरा बदलाव ये देखने में है कि सरकारों द्वारा जो आर्थिक नीतियाँ लागू की जा रही थी वो पहले जैसी नहीं थी। बाबरी मस्जिद को गिरा देना, इसमें भी हिंदू मुस्लिम काफ़ी दंगे हुए थे, काफ़ी आहत पहुंचा था जो दोनों पक्षों को। प्रश्न 4 है, गठबंधन सरकारें एक दलीय सरकार की तुलना में किस प्रकार लोकतांत्रिक सिद्ध होती हैं? लोकतंत्र को बढ़ावा, गठबंधन सरकार में कई दल और राजनीतिक दल शामिल होते हैं, जिससे लोकतंत्र को तो बढ़ावा मिलता ही है, अधिकांश वर्गों को प्रतिनिधित्व भी मिलते हैं। कि अलग अलग जो सरकारें होती हैं, अलग अलग जो पार्टियां होती हैं जो सरकार में आने के लिए अपनी शर्तें रखती हैं, उनके मंत्री भी बनते हैं, मंत्रिमंडल में भी उनका काफ़ी अगला स्थान उनको प्राप्त होता है, तो उनको प्रतिनिधित्व भी प्राप्त होता है। अलग अलग वर्गों के लोग भी उसमें आते हैं। तानाशाही पर रोक लगती है क्योंकि एक दल होगा तो वो अपनी मनमानी से जो नियम शर्तें लागू करता है, जबकि अन्य दल जब उसके साथ मिले होंगे तो विचार विमर्श करके ही किसी कानून को पास किया जाता है। परस्पर सहयोग बना रहता है गठबंधन की सरकारों में। प्रश्न 5, अयोध्या विवाद क्या था?
भारत में सांप्रदायिकता की समस्या एक प्रमुख चुनौती बनी हुई थी। 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा विवाद माना जाता था कि उस समय पहले वहाँ जो बाबरी मस्जिद है, वहाँ पर पहले भगवान श्री राम जी का मंदिर था। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तुड़वाकर वहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था। हिंदू समुदाय के लोग इस पर मंदिर को गिराकर फिर भगवान श्री राम का मंदिर बनवाना चाहते थे, परंतु मुस्लिम समुदाय इस तरह का सदैव विरोध करता रहा। गिराए जाने की वो हक में नहीं था, विरोध में थे वो। 6 दिसंबर 1992 को यह विवाद अपने चरम पर पहुंच गया और बाबरी मस्जिद को गिराना शुरू कर दिया गया। इस घटना के कारण दोनों समुदायों में कटुता और ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन फ़िलहाल ही 2020 में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हक में ये आया था कि वहाँ पर पहले श्री राम जी का मंदिर था, तो मंदिर का ही निर्माण किया जाए, तो 2020 में ही इसकी नींव पत्थर भी रखा गया है और इस पे कार्य जो है आरंभ कर भी दिया गया है। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से यह फैसला सामने आया कि यहाँ सब अगर पहले श्री राम जी का मंदिर था तो यहाँ पर मंदिर का ही निर्माण होना चाहिए। प्रश्न 6, गोधरा कांड क्या था? गोधरा कांड के दंगे जो थे फरवरी मार्च 2002 में हुए थे, जब कार सेवक लगभग 58 थे, उसमें उनको जिंदा जला दिया गया था गाड़ियों के अंदर, रेलगाड़ी के एक डिब्बे के अंदर। तो ये अयोध्या से ही वापस आ रहे थे, तो बाद में वहाँ के जो हिंदू थे वो बहुत ज़्यादा भड़क गए और हिंदू मुसलमानों में बहुत ज़्यादा झड़प हुई। तो काफ़ी इसमें लोग मारे गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, तो कई महिलाएं विधवा हो गई थी। तो गुजरात पुलिस पर भी पक्षपात का आरोप लगाया गया था। विश्व स्तर पर इसकी घटना की निंदा भी की गई थी और 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगों के रूप में इसको देखा जा सकता है और इस समस्या को और भी ज़्यादा आगे बढ़ावा मिल गया था। प्रश्न 7 है, स्वतंत्रता के बाद पिछले 6 दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित पाठों में कुछ 4 वर्णन कीजिए। इनके बारे में बताना है कि राष्ट्रीय एकता के लिए धर्मनिरपेक्ष का होना आवश्यक है। सभी लोगों को सभी धर्मों की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता के लिए सांप्रदायिक सद्भावना होनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता के लिए लोगों को शिक्षित होना चाहिए, अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के लिए राजनीतिक दलों का स्वस्थ आधारों पर संगठित होना चाहिए। राजनीतिक दल धर्म या जाति के आधार पर संगठित न होकर राजनीतिक और आर्थिक आधार पर संगठित होने चाहिए। प्रश्न 8 है, भारत में गठबंधन सरकार के पक्ष और विपक्ष में तर्क देने हैं। पक्ष है कि इससे लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है, अधिकांश वर्गों को प्रतिनिधित्व भी मिलता है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। विपक्ष में तर्क है इसमें अस्थायी सरकार होती है, पता नहीं कब सरकार गिर जाए, क्योंकि जिन सहयोगी पार्टियों ने सहयोग दिया होता है, पता नहीं वो किस बात पर मन मुटाव करके पार्टी को छोड़ के अगर दूसरे में साथ चले जाते हैं तो सरकार वहाँ पर गिर भी सकती है। अक्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है इससे बहुत ज़्यादा। प्रश्न 9 है कि यह कहना उचित है, कहाँ तक उचित है कि भारत में कुछ सहमति बनाने के लिए गठबंधन सरकारों ने सहायता की है, जैसे कि गरीबों और पिछड़े वर्गों का विकास। इसमें सभी की अगर राय ली जाती तो सभी इसके हक में बोलते हैं कि गरीबों और पिछड़े वर्गों का विकास हो, परस्पर सहयोग हो। गठबंधन में परस्पर सहयोग की भावना सबसे पहले उभर कर आती है। विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व मिलता है, क्योंकि अलग अलग जो पार्टियां होती हैं, अलग अलग उनके नेता होते हैं, अलग अलग समुदायों से जुड़े होते हैं, अलग अलग वो धर्मों से जुड़े होते हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि धर्म के साथ राजनीति में नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, फिर भी वो अपने अपने वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा पॉइंट इसका, विभिन्न समस्याओं पर सहमति बनती है, सभी राजनीतिक दल उस पर बैठकर अपनी सहमति प्रकट करते हैं। प्रश्न 10 है, भारतीय राजनीति में दल बदल से क्या अभिप्राय है? इसके 2 अवगुण बताने हैं। दल बदल का अर्थ है कि दल बदली करना। दल बदल यानी कि राजनीतिक निष्ठा का परिवर्तन होना। किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसको छोड़ देना, किसी अन्य दल में चले जाना, किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक निर्दलीय रहना, निर्दलीय रूप से किसी व्यक्ति का विधायक बनना, फिर किसी पार्टी में शामिल हो जाना, मौलिक सिद्धांतों पर विधायक का अपनी पार्टी की नीति का विरुद्ध मतदान करना। दल बदल के अवगुण भी हैं कि इससे राजनीति में अस्थिरता फैलती है, इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। ये बात हम साफ तौर पर नहीं कह सकते, किसी के सामने नहीं कह सकते, लेकिन एक अध्यापक होने के नाते आपको बताया जा रहा है कि अगर कोई नेता जो निष्पक्ष होकर चुनाव लड़ता है या किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा है, जीतने के बाद निर्दलीय हैं, अगर उनसे किसी की सरकार बनती है तो बिना प्रलोभन के कभी नहीं जाता। उसे मंत्री पद का लालच होता है, बहुत से लालच होते हैं। हम सामने अगर कहेंगे तो विवाद भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन
हम सब समझते हैं। इसमें आप लोगों को भी समझना चाहिए कि जब निर्दलीय वो लड़ा है, जब किसी दल से वो जुड़ा ही नहीं हुआ, तो फिर जीतने के बाद वो दूसरे राजनीतिक दल में क्यों जा रहा है? अगर जा रहा है तो सीधी सी बात है कि उसका प्रलोभन है, मंत्री पद मिल सकता है, बहुत कुछ उसमें होता है, बहुत से प्रलोभन होते हैं, बहुत सी नियम शर्तें रखे जाते हैं, तभी वो उस पार्टी में जाना तय करते हैं। भारतीय राजनीति पर गठबंधन की सरकारों का प्रभाव, अस्थायी सरकार रहती है, पता नहीं कब गिर जाए। क्षेत्रवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा मिलता है, इससे भ्रष्टाचार तो इसमें ज़्यादा पनपता ही पनपता है। तो इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जो भारतीय राजनीति है उसमें नवीन विकास हुए हैं, किस प्रकार से पार्टियां बदलती रही। जो चरम सीमा पर पार्टी थी वो नीचे भी आ सकती है, और जो नीचे पार्टी थी वो ऊपर भी जा सकती है। अगर ये पार्टियां बहुत अच्छे अच्छे काम करती हैं, लोगों के बीच में बनी रहती हैं, तो लोगों की सहानुभूति मिलती है, लोगों की तरफ से प्यार भी मिलता है, और लोगों की तरफ से अच्छे वोट भी मिलते हैं। और जो तानाशाही नहीं करता, क्योंकि वैसे हमारा देश लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र देश होने के नाते यहाँ आम नागरिकों को बहुत सी छूट है, वोट डालने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, हमारे अधिकार हमारे पास हैं, लेकिन लोगों को भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। धन्यवाद।